बच्चों, इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको समास बताया था। आज उसके अभ्यास की चर्चा हम करेंगे। आइए देखते हैं उसके अभ्यास। इसका पहला प्रश्न है, समास की परिभाषा दीजिए। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि संक्षिप्त करना, शब्दों को संक्षिप्त करना। यहाँ पर देखिए, शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। संक्षिप्त मतलब छोटा करना होता है, तो उसका उत्तर भी यहाँ पे वही होगा। अगला है, देखिए, समस्त पद या समास विग्रह किसे कहते हैं। तो यहाँ पर से देखिए, समास से बना पद समस्त पद कहलाता है। इसी में दो क्वेश्चन है, वह समास विग्रह किसे कहते हैं। तो विग्रह विस्तार पूर्वक बताना होता है। तो वो लाइन लिखने के बाद, पूर्ण विराम डालने के बाद आप फिर ये लाइन लिखेंगे, समस्त पद को तोड़कर अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। इसके लिए दोनों का केवल डिफिनेशन लिखेंगे, एग्जाम्पल वगैरह नहीं देंगे। सेकंड के लिए, थर्ड है, संधि और समास में सोहोदाहरण अंतर बताइए। मतलब दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए, संधि में दो ध्वनियों मतलब वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में पदों शब्दों का मेल होता है। ठीक है, ये आपको पता है कि जब वर्ण अलग अलग होता है तो आपका संधि रहता है, लेकिन अगर शब्द अलग अलग होता है तो वहाँ पे समास होता है। तो पहला आप ये इसको अलग अलग करके भी पहले बता सकते हैं कि संधि में दो ध्वनियों का मेल होता है, उसे संधि कहते हैं। और बता सकते हैं कि समास में पदों का मेल होता है, उसे समास कहते हैं। तो ये लिखेंगे। उसके बाद उसका एक एक एग्जाम्पल दे देगा। जैसे सेकंड में दिखा है, संधि में वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, जबकि समास पद समूह को संक्षिप्त करने का कार्य करता है। तो पहले उसका डिफिनेशन के बाद एक लाइन ये लिखेंगे और उसके बाद उसका एक एग्जाम्पल दे देंगे। इसमें जैसे देखिए, हिम जोड़ आलय, तो यहाँ पर वर्ण अलग अलग हुआ है, लेकिन जस्ट उसी का अलग सेकंड में समास में देखिए, जैसे हिमालय का रहता है तो हिम का आलय, यहाँ पर शब्दों को संक्षिप्त करके बताया जाता है, वहाँ पर समास, और वर्णों को एक करके बताया जाता है, वहाँ पर संधि होता है। ये हो गया। उसके बाद देखिए, द्विगु समास और कर्मधारय समास में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर लिखने के लिए पहले द्विगु का हम परिभाषा देंगे, उसके बाद उसका एक एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद फिर कर्मधारय का लिख के उसका परिभाषा और उसका एक उदाहरण देंगे। जैसे द्विगु समास में देखिए, जिस समास में समस्त पद का पहला पद संख्यावाची हो और जो समस्त पद के समूह को प्रकट करे, उसे द्विगु समास कहा जाता है। ये केवल आप हाफ भी लिखेंगे तब भी चलेगा यहाँ तक। मतलब जिस समास में समस्त पद का पहला पद संख्यावाची हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। उसके बाद एक एग्जाम्पल दे देंगे। उसके बाद कर्मधारय समास में फिर लिखेंगे वैसे ही, पहले द्विगु लिख के डैश डाल के उसका डिफिनेशन और एक एग्जाम्पल देंगे। फिर कर्मधारय लिख के, जिस समास के समस्त पद का पहला पद विशेषण हो तथा दूसरा पद विशेष्य हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उपमान में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर डायरेक्ट कर्मधारय समास कहते हैं। और उसके बाद उसका एक एग्जाम्पल, जैसे नीलकमल, तो नीला और कमल विशेष से बता दिया है, विशेषण और विशेष्य। और विग्रह होगा, नीला है जो कमल। इस तरह ये क्वेश्चन आंसर आपका कंप्लीट होता है। ये आप अपने कॉपी में करिएगा। केवल ये क से लेकर घ तक आपको कॉपी में करना है। हेडिंग डालेंगे समास और ये क्वेश्चन आंसर करेंगे, और बाकी सब आपको बुक में ही करना है। जैसे देखिए, समस्त पद को अलग करने की विधि को समास विग्रह कहते हैं। अभी मैं आपको बताई हूँ। समास के 6 भेद हैं। समास से बना पद समस्त पद कहलाता है। समास में पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। मैं आप लोग को समझाई थी ये। संधि वर्णों के मेल से होती है, जबकि समास में पदों या शब्दों भी लिख सकते हैं। पदों यहाँ ज़्यादा उपयुक्त होगा, इसलिए पदों लिखेंगे। पदों का मेल होता है। तीसरा देखिए, दिए गए समस्त पदों का विग्रह कीजिए और समास का नाम भी लिखिए। तो आई थिंक कि सभी को क्लियर होगा आप लोग को कि कौन सा पद होगा। जैसे नीलकंठ देखिए, तो नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव जी, बहुब्रीहि समास है ये। रसोई घर, रसोई के लिए घर,
ये आपका रसोई के लिए घर, यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास होगा क्योंकि यहाँ पर के लिए लगा, ये कारक चिन्ह का उपयोग किया है तो वो कारक के लिए भी बता देंगे। यहाँ पे अधिकरण नहीं संप्रदान होगा, याद रखेंगे, ये संप्रदान होगा। आप बीती, आप पर बीती, ये अव्ययी भाव समास है। घनश्याम होगा, घन के समान श्याम, यहाँ पे कर्मधारय समास क्योंकि विशेषण और विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट है पुत्र रत्न, पुत्र रूपी रत्न, ये कर्मधारय समास में ही है। पुत्र के समान, रत्न के समान पुत्र बोला गया यहाँ पर, पुत्र रत्न। नेक्स्ट देखिए महाराजा, महान है जो राजा, ये भी कर्मधारय समास है। चौराहा देखिए, चार राहों का समूह या फिर समाहार लिख सकते हैं, द्विगु समास है। दशानन, 10 आनन है जिसके अर्थात रावण, बहुब्रीहि समास। अगर आप लिखते हैं 10 आननों का समूह तो आप लिखेंगे द्विगु समास। रातों रात होगा, रात ही रात में, ये अव्ययी भाव समास है। जलधारा, जल की धारा, ये संबंध तत्पुरुषवाचक समास है। अगला 4 नंबर देखिए, निम्नलिखित का समस्त पद बनाकर लिखिए। अब जो विग्रह दिया हुआ है आपको एक करके वो समास बताना है, मतलब ये समास विग्रह दिया हुआ है, आपको समास बताना है, तो ये आप खुद से करेंगे अपने बुक में। अगला देखिए, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है, आपको पता है कि समास कहते हैं अव्ययी भाव समास में पहला पद होता है अव्यय, ये आपको पता है। द्विगु समास में पहला पद होता है संख्यावाचक। शताब्दी का समास विग्रह है 100 वर्षों का समूह, शत मतलब 100 होता है, यहाँ पर 100 वर्षों का समूह होगा। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों के समस्त पद लिखकर वाक्य पुनः लिखिए। यहाँ पर विग्रह दिया हुआ है, आपको समास बताना है, तो विधि के अनुसार, विधिनुसार होगा। और अब पूरे सेंटेंस में यहाँ पर लिखेंगे, जैसे पंडित जी ने कहा दीपावली की पूजा विधि अनुसार होनी चाहिए, तो सेंटेंस में आपको पूरा लिखना है। इसमें देखिए, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा होगा। पेट भरकर, यहाँ भरपेट होगा। गगन को चूमने वाला, गगन चुंबी, यहाँ पर पूरे सेंटेंस में आप लिखेंगे। इस तरह आपका ये समास का अभ्यास भी पूरा होता है। मैं आशा करती हूँ कि ये आप अपने कॉपी में लिख लेंगे और बाकी जो बुक में करना है वो आप बुक में कर लेंगे। धन्यवाद।